नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बेनकाब। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में हम आज से एक नया मोर्चा खोल रहे हैं। आज से हम हर उस शख्स को बेनकाब करेंगे जो अपने रुतबे का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहा है। हम बेनकाब करेंगे उन ताकतवर लोगों को जो सत्ता की हनक में किसी ना किसी तरीके से करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। और आज बेनकाब हो रहे हैं मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी एंटनी डीसा, शिवराज सरकार के सबसे चहेते अफसर। ये मध्य प्रदेश के सबसे बड़े अफसर हैं। मध्य प्रदेश की हर नीति, हर योजना पर इनकी मोहर लगती है। मध्य प्रदेश की नौकरशाही में इनके नाम का सिक्का चलता है। नाम एंटनी डीसा, चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार के सबसे चहेते। आज जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर हम करने जा रहे हैं कुछ छिपे हुए राज को बेनकाब। क्यों एक अफसर सरकार का इतना चहेता बन गया? एक के बाद एक कई सवाल और हर सवाल पर गहराता राज। क्यों तमाम शिकायतों और विरोधों के बाद भी एंटनी डीसा को चीफ सेक्रेटरी बनाया गया? क्यों एंटनी डीसा के रिटायरमेंट से पहले ही सरकार ने उनके लिए एक शानदार रिटायरमेंट पैकेज तैयार कर दिया है? क्यों एंटनी डीसा के लिए सरकारी खर्चे पर रिटायरमेंट के बाद रहने के लिए सरकारी बंगले को तैयार कराया जा रहा है? एक ऐसा बंगला जो मौजूदा आवास के बिल्कुल बगल में है। एक ऐसा बंगला जो मौजूदा आवास से भी बेहतर तैयार किया जा रहा है। न जाने कितने आरोपों के घेरे में घिरे एंटनी डीसा पर सरकार की मेहरबानी की आखिर वजह क्या है? आज एक के बाद एक हर सवाल होगा बेनकाब। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव एंटनी डीसा का नाम तो आपने सुना ही होगा। राज्य के सबसे बड़े नौकरशाह, जितने चर्चित अपने काम को लेकर रहे हैं, उससे ज्यादा ये विवादों में रहे हैं। हम आज इनसे जुड़े हर विवाद और आरोप को आपके सामने बेनकाब करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले सबसे ताजा विवाद देखिए। यह विवाद एक बंगले का मामला है। यह एंटनी डीसा चूंकि इसी साल अक्टूबर में रिटायर हो रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार ने इनके लिए बाकायदा रिटायरमेंट प्लान बनाकर रखा है। हालांकि डीसा को रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन मिलेगा, इसका कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन रिटायरमेंट के 3 महीने पहले ही उन्हें एक शानदार कोठी अलॉट हो गई है और करीब 1.5 करोड़ रुपए की इस कोठी को मरम्मत करने में खर्च किए जा रहे हैं, करीब 1.5 करोड़ रुपए। जरा देखिए आप। भोपाल के सबसे पॉश इलाके 4 इमली में भारी तामझाम के साथ तैयार होते इस बंगले को देखिए। ये है बंगला नंबर B14। हम आपको इस बंगले की कहानी सुनाएं, उससे पहले इसके ठीक बगल वाले बंगले पर भी नजर डाल लेते हैं। ये है B13। ये बंगला मध्य प्रदेश के सबसे बड़े नौकरशाह का सरकारी आवास है। इस आलीशान B13 बंगले में मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी एंटनी डीसा रहते हैं। लेकिन खबर ये नहीं है। खबर ये है कि इस बंगले के ठीक बगल वाला ये B14 नंबर का बंगला भी एंटनी डीसा के लिए ही तैयार हो रहा है। आपने जो सुना वो बिल्कुल ठीक सुना। मध्य प्रदेश सरकार के सबसे बड़े साहिब एक बंगले में रहते हैं और दूसरा बंगला उनके लिए तैयार हो रहा है।
असल में मामला ये है कि एंटनी डीसा इसी साल अक्टूबर में रिटायर होने वाले हैं और ये B14 नंबर का बंगला उनके रिटायरमेंट के बाद के लिए तैयार हो रहा है। अमूमन ये होता है कि किसी चीफ सेक्रेटरी के रिटायरमेंट के बाद सरकार उनकी भूमिका तय करती है कि उन्हें किस रोल में देना है, उनको एक्सटेंशन देना भी है या नहीं। लेकिन आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के जो चीफ सेक्रेटरी हैं एंटोनी डिसा, अभी से ही उनके विस्थापन की पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं सरकार ने। लगभग 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं इस बंगले के रिनोवेशन में, जो कि मौजूदा सीएस के बंगले से बिल्कुल सटा हुआ है। हालांकि जो होम मिनिस्टर हैं उनके पास भी इस बात का जवाब नहीं है कि क्यों उन पर इतनी अनुकंपा सरकार बरत रही है, लेकिन फिर भी ये तैयारियां जारी हैं और इसका पूरा पेमेंट गवर्नमेंट कर रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर एंटनी डीसा पर इस मेहरबानी की वजह क्या है। रिटायरमेंट के बाद किसी अफसर को सरकारी बंगला मिले, ऐसा कहीं कोई प्रावधान नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि सरकार ने एंटनी डीसा के लिए रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन का प्लान बनाकर रखा है? सवाल यह है कि अगर प्लान वो भी है तो भी क्या बिना किसी औपचारिक ऐलान के रिटायर होने वाले अफसर को एक नया बंगला अलॉट किया जाना सही है? अगर पात्रता उनको है चीफ सेक्रेटरी को रिटायरमेंट के बाद, यदि पात्रता है तब तो ठीक है, और पात्रता नहीं है तो क्यों हुआ है, मैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करूंगा। ये तो जग जाहिर है कि एंटनी डीसा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सबसे करीबी और भरोसेमंद अफसरों में से एक है। शायद इसीलिए तमाम विवादों और सवालों में रहने के बावजूद एंटनी डीसा को पहले चीफ सेक्रेटरी बनाया गया और अब बिना बताए कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें क्या बनाया जाएगा, एक नया सरकारी बंगला अलॉट भी कर दिया गया। उसकी साज सज्जा के लिए जनता के खून पसीने की कमाई के 1.5 करोड़ रुपए भी दे दिए गए। प्रवीण दुबे, जी मीडिया, भोपाल। और इस खुलासे पर चर्चा करने के लिए एक बहुत खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ रजनीश अग्रवाल जी मौजूद हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। शिव अनुराग पटेरिया जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। मानक अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। साथ ही प्रवीण दुबे हमारे साथ मौजूद हैं, जी मीडिया संवाददाता। और मंदसौर से आरटीआई एक्टिविस्ट अजय दुबे भी इस वक्त स्काइप से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं चर्चा की शुरुआत करूं, जरा ये जानकारी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि एंटनी डीसा पर विवादों के इतने दाग हैं कि अगर इनकी ठीक से जांच कराई जाए तो वो मुख्य सचिव भी शायद नहीं बन पाते। लेकिन इन तमाम आरोपों और विवादों के बावजूद शिवराज सरकार की कृपा डीसा पर बरसती रही और उनका कद लगातार बढ़ता रहा। अब हम आपके सामने बेनकाब करने जा रहे हैं एंटनी डीसा के उस काम को जिसे जांच के बाद गड़बड़ भी पाया गया, कार्रवाई की अनुशंसा भी हुई। और यह केस तब का है जब एंटनी डीसा हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर हुआ करते थे। जरा ये देखिए। इन कागजात को जरा गौर से देखिएगा। इन सफेद कागजों पर काले अक्षरों में जो लिखा है वो मध्य प्रदेश के मौजूदा मुख्य सचिव के कामकाज के तरीके को बेनकाब करता है। जरा ध्यान से पढ़िएगा लोकायुक्त की इस जांच रिपोर्ट को। इस कागज पर साफ साफ लिखा है एंटनी डीसा का नाम। साफ साफ लिखा है कि डीसा ने बिना पूरी जांच पड़ताल के टेंडर दे दिया। लोकायुक्त की यह रिपोर्ट कहती है कि एंटनी डीसा ने कम दरों वाले टेंडर को खारिज कर ज्यादा दरों वाले टेंडर को पास कर दिया। लोकायुक्त के चीफ इंजीनियर की इस जांच रिपोर्ट में साफ साफ शब्दों में यह भी लिखा है कि टेंडर के उस मामले में एंटनी डीसा ने जो फैसले लिए वो दुर्भावना से भरे हुए थे। कई मामलों के अंदर डिसूजा साहब फंसे हैं
जैसे हाउसिंग बोर्ड के मामले में ही फंसे हैं। व्यापम वाले मामले में भी इनके खिलाफ आया था, परिवहन घोटाले के अंदर ये दोषी पाए गए, लेकिन सीबीआई ने अभी तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अब इस पूरे मामले को भी समझ लीजिए। ये केस साल 2010 का है। तब एंटनी डीसा हाउसिंग बोर्ड में कमिश्नर हुआ करते थे। हाउसिंग बोर्ड के निर्माण के लिए टेंडर मंगाए गए थे, लेकिन आरोप है कि टेंडर के लिए बनी कमेटी के ज्यादातर सदस्यों की अनुशंसाओं और तर्कों को नजरअंदाज करते हुए एंटनी डीसा और उनके कुछ करीबी अफसरों ने अपने कुछ खास ठेकेदारों को टेंडर दे दिया। मध्य प्रदेश के जो मुख्य सचिव एंटनी डीसा है, ये लोकायुक्त द्वारा भ्रष्टाचार के प्रकरण में जांच में दोषी पाए गए थे। इनके विरुद्ध 2003 में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी घोषित की गई थी, लेकिन उस वक्त की जो अनुशंसा थी लोकायुक्त जस्टिस फैजानुद्दीन की, वो करीब 7 साल सरकार के गलियारों में घूमती रही और सरकार ने उस पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं कराई। जिस घोटाले में 6 आरोपियों में 5 को उसने सजा दी और डीसा जी को बख्श दिया और बाद में उनको मुख्य सचिव बनाया। भ्रष्टाचार उनकी प्रतिभा है, जिसको मध्य प्रदेश सरकार ने पहचान लिया। लोकायुक्त की रिपोर्ट कहती है कि इस मामले में फील्ड के तमाम अफसरों के ठोस आधार और तथ्यों को भी डीसा ने खारिज कर दिया। इस मामले में लोकायुक्त ने 4 रिटायर्ड अफसरों और एक तत्कालीन चीफ आर्किटेक्ट के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे। हमारे पास लोकायुक्त की वो रिपोर्ट है जिसमें इस मामले में शामिल 5 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी। हालांकि एंटनी डीसा को भी लोकायुक्त ने जिम्मेदार माना था, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। सवाल यही उठता है कि जब गुनाह एक तो सजा अलग अलग क्यों? अब आपको उन अफसरों के नाम भी बता देते हैं लोकायुक्त ने सजा के तौर पर जिनकी पेंशन काटने के आदेश दिए थे। रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर आर.के. नवानी, रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर ए.के. शुक्ला, रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर आर.के. भदौरिया और रिटायर्ड डिप्टी अकाउंटेंट जनरल बी.एस. चौहान। इसके अलावा तत्कालीन चीफ आर्किटेक्ट एम रजा खान के सीआर में नेगेटिव रिमार्क देने के भी निर्देश दिए गए थे। हाउसिंग बोर्ड की इस काली कथा का एक और बड़ा मोड़ है। वो मोड़ आता है इस घटना के 3 साल बाद। साल 2010 में एंटनी डीसा पर इतने गंभीर आरोप लगे और साल 2013 में उन्हें राज्य का मुख्य सचिव बना दिया गया। साल 2010 में डीसा पर जो आरोप लगे वो इकलौते नहीं थे, बल्कि उनकी फेहरिस्त लंबी है। फिर भी सरकार ने चीफ सेक्रेटरी पद के लिए उन्हें ही तरजीह दी, जबकि उस समय जिस आईएएस अधिकारी इंद्रनील दानी का दावा मजबूत था, वो न तो ओहदे में डीसा से कम थे और ना ही अनुभव में। उनकी कॉलर भी साफ थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों शिवराज सरकार को ये दाग अच्छे लग गए। प्रवीण दुबे, जी मीडिया, भोपाल। तो वो कौन सी वजह है, हम यही पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास दस्तावेज भी हैं, तमाम आंकड़े भी हैं, तमाम जानकारियां भी हैं, लेकिन फिर भी हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्यों, कौन सी वजह है कि ये दाग शिवराज सरकार को अच्छे लगे। अजय दुबे हमारे साथ मौजूद हैं, आरटीआई कार्यकर्ता हैं। अजय जी, मैं सबसे पहले आपके पास ही आ रहा हूं। क्या वजह आपको नजर आती है कि इतने आरोप हैं, साफ साफ फाइलों में जो दर्ज है, लोकायुक्त की क्या टिप्पणियां हैं, उसमें साफ साफ हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया। क्या वजह नजर आती है इसके बाद? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने श्री एंटनी डीसा को जब जस्टिस फैजानुद्दीन ने कहा था कि इन पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करे और एक्शन लिया जाए, तो उन्होंने ये पहचान लिया था कि इस ऑफिसर को हम दबा के रखें और इसके जो भ्रष्टाचार करने के जो तौर तरीके हैं वो उनके मुख्यमंत्री जी के फायदे में जमेंगे और जो सत्ताधारी पार्टी है उसके लिए उनके हितों की पूर्ति करेंगे। इस अधिकारी को दबा के रखा गया। 2003 से जो अनुशंसा थी उसको 2010 तक 7 साल जो भी मुख्यमंत्री रहा, बाबूलाल गौर है, उसका शिवराज दिया, सबने उस अनुशंसा को दबा के रखा। और तत्कालीन जो लोकायुक्त थे नावलेकर साहब, जो पहले ये पैरवी कर रहे थे कि इन पर कार्रवाई हो, वो अचानक 2010 में जब उन्होंने पदभार ग्रहण किया तो वो चुप हो गए और सरकार ने मनाही कर दी, अब डी नहीं करेंगे, बाकी को हम सजा देंगे। तो लोकायुक्त नावलेकर साहब ने मान लिया। मुख्य सचिव यदि प्रदेश में बने हैं तो इनकी हमने नियुक्ति की फाइल मांगी। हमारी जानकारी में ये पाया गया कि इनका जो फोल्डर था, जब मुख्यमंत्री ने इनको मुख्य सचिव बनाया है सितंबर 2013 में, तो
तो ये जो सजा वाला पार्ट था लोकायुक्त का, ये गायब कर दिया गया। मुख्यमंत्री को ये बताया ही नहीं गया नियुक्ति के समय कि ये एक दोषी दागी अधिकारी है। और लोकायुक्त का जो प्रमुख होता है वो सुप्रीम कोर्ट जज होता है, रिटायर्ड, जिसका जुडिशियल ब्रेन ने एग्जामिन किया था कि ये अधिकारी करप्ट है, लेकिन उसको फिर भी मुख्य सचिव बनाया। तो ये सरकार उनकी फाइल नियुक्ति की सार्वजनिक नहीं कर रही है, और उसके बाद ये और भी जगह कई जगह अनियमितताओं में पाए गए। तो आखिर सरकार की कहीं ना कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग है कि हम आपको बचाए, आप हमारे लिए गलत काम करें। अजय दुबे, एक छोटा सा सवाल और आपसे, फिर इसके बाद पुरानी बातें पुरानी हैं, ये नई जो चीज निकलकर सामने आई कि रिटायरमेंट के बाद कहां रहेंगे डीसा साहब। B13 में अभी रह रहे हैं, वो भी भव्य बंगला है। B14 तैयार हो रहा है और उसके रंग रोशन में ही 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। क्या वजह इसके पीछे आप देखते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव एंटोनी डिसा का जो मामला अभी पुराना नहीं है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया इनकी नियुक्ति के डॉक्यूमेंट्स को सार्वजनिक करने के लिए, और सरकार उसको सार्वजनिक नहीं कर पा रही है। ये अभी भी मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है। दूसरा, जो बंगला नंबर 14 जो इनका अलॉट किया गया है, वो केवल इसलिए किया गया है कि मुख्य सचिव मध्य प्रदेश में रिटायरमेंट के बाद सरकार के कई ऐसे सूत्र जानते हैं जो वो सार्वजनिक करेंगे तो सरकार गिर सकती है, सरकार पे आफत आएगी। परिवहन आरक्षण जो व्यापम के जरिए हुआ था, उस घोटाले में भी इनके ऊपर गंभीर दाग है। हमने सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी दी है और सीबीआई को भी हमने इसकी जानकारी दी है, और पूछताछ चल रही है। इन पर भविष्य में कार्रवाई हो सकती है। इन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार के कई सूत्र जो माने हुए हैं, इनको पोस्ट रिटायरमेंट कोई ना कोई जॉब दिया जाएगा, सूचना एक्ट बनाया जाएगा। इस उम्मीद के कारण इनको B14 बंगला जो है इनको अलॉट कर दिया गया, लेकिन इन्होंने चतुराई से उसका पोजीशन नहीं लिया, और ये पोजीशन लेंगे 1 नवंबर को। रीजन ये है कि जिस बंगले में अभी वर्तमान में B13 में रह रहे हैं वो ईयर मार्क बंगला है चीफ सेक्रेटरी का, और इन्होंने गणित ये लगाया है कि ईयर मार्क बंगला जब नए CS आएंगे 1 नवंबर को, तो मुझे चूंकि 4 महीने पात्रता रहती है रिटायरमेंट के बाद रहने की, ये उस आधार पे धीरे से B14 में शिफ्ट हो गए हैं। तो ये चतुराई है। ठीक है, एक अधिकारी प्रवीण दुबे, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रवीण, जरा ये बताइए, क्योंकि आप तो खुद आपने ये रिपोर्ट पूरी की है ग्राउंड जीरो से, क्या क्या चीजें आपने इस दरमियान पाई? क्या वजह इसके पीछे आपको नजर आ रही है कि क्यों B13 बंगला वहां पे मौजूद है? इससे पहले कि रिटायर हो, किसी तरह की कोई घोषणा हुई नहीं है कि आगे कोई पद मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा। उससे पहले ही एक बंगले पर 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए उसके रंग रोशन पर, क्या वजह है? देखिए, ये जो अजय कह रहे हैं बात बिल्कुल सही है। हैरत इस बात की है कि मध्य प्रदेश में ये चलन कभी रहा नहीं है। जब अनाउंसमेंट हो जाता था कि चीफ सेक्रेटरी को वो कहां किस रिटायरमेंट के बाद कहां किस पोस्ट में रख रहे हैं, तब फिर उनके लिए बंगला अलॉट होता था। ये पहला मौका है कि 3 महीने पहले ही रिटायरमेंट के पहले बंगला अलॉट हो जाए, और अभी 24 लाख रुपए उसमें खर्च हुए हैं टोटल उसमें, और उसके बाद लगातार और उसे जो रिनोवेट कराने में बाकी खर्च किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल इस पूरे मसले में ये जो अजय कह रहे हैं ये बात बिल्कुल सही है कि सरकार को वो बहुत अच्छी तरह से सरकार के साथ कंफर्टेबल है, सरकार उनके साथ कंफर्टेबल है, इसलिए सरकार ये चाहती है कि ये पद पर बने रहें और इन्हें किसी न किसी तरह से नवाजा जाता रहे, ताकि गवर्नमेंट और उनके बीच की जो एक तरह की साझेदारी है वो चलती रहे। रजनीश अग्रवाल जी, क्या वजह आपको अब नजर आती है? क्योंकि बहुत साफ साफ ये केस है, और एक बंगला जिसका अलॉटमेंट आपने 3 महीने पहले ही कर दिया बिना किसी घोषणा के, या क्योंकि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि अभी सरकार ने ये तय नहीं किया है कि किस पोस्ट पर रहेंगे, कहां रहेंगे, इसके पहले आपको क्या लग रहा है कि क्यों इतनी मेहरबान हो रही है आपकी सरकार CS पर? देखिए, मुझे लगता है कि चीजें बिल्कुल साफ हैं। पहली बात तो ये है कि सरकार में कौन सा बंगला किसको दिया जाए नहीं दिया जाए, इसमें पार्टी के नाते हमारा कोई बहुत इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ये सरकार का रोजमर्रा का काम होता है, इसलिए सरकार में बैठे मंत्रीगण अधिकारीगण ही विस्तृत रूप से इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। लेकिन जहां तक बंगले की भी जो भी रख रखाव, साफ सफाई या जो भी खर्चा है वो सरकारी बंगले का है, जहां तक मुझे आप लोग जो अपने पैकेज में दिखा रहे हैं, यानी किसी निजी बंगले का नहीं है।
और दूसरी बात यह है कि किसी अपात्र को वो बंगला दे दिया गया है या दे दिया जाएगा, ऐसी भी कोई जानकारी अभी तक मुझे नहीं है। किसी अपात्र को दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि इसके बारे में बाकी और विस्तृत जानकारी तो जो विभाग के अधिकारी हैं, मंत्री जी से आपने पूछा ही, मंत्री जी ने आपके चैनल पर बाइट दी है। उन्होंने कहा है कि अगर पात्र हैं और उनको ये बंगला दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है तो इसकी वो जांच कराएंगे। लेकिन एक बात जो परसेप्शन बन रहा है वो जरूर मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं कि ये निजी बंगले को पैसा नहीं दिया गया है। दूसरी बात, कोई भी सरकारी अधिकारी अपने जीवन भर के लिए कोई सरकारी आवास में नहीं रह सकता है, ये बात बिल्कुल तय है। और अभी जब जो आपके सामाजिक कार्यकर्ता, आरटीआई कार्यकर्ता बता रहे थे, उन्होंने भी बहुत स्पष्ट कहा था, और वो बात जो मुझे जानकारी है कि सच भी है कि एक सीएस जब अपने पद से हटता है तो जो सीएस के लिए बंगला होता है उसके अलावा कुछ समय जब तक उसकी निश्चित आवास की व्यवस्था नहीं हो जाती उसके निजी तौर पर, तब तक उसे सरकारी आवास में कुछ निश्चित अवधि के लिए व्यवस्था की जाती है। और इसके बावजूद भी अगर कोई वो पद पर रहते भी हैं, बनते भी हैं, बैठते भी हैं, तो किसी भी रिटायर्ड अधिकारी को जीवन भर के लिए कोई सरकार बंगला दे दे, ऐसा न कभी होता है, ना ऐसा कोई नियम और कानून है। तो मुझे लगता है इस परसेप्शन से तो बाहर आना चाहिए कि सरकार ने कोई अलग से कृपा किसी पर कर दी है। फिर मैं यही पूछ रहा हूं कि पात्रता की जब बात आती है तो पात्रता ये कैसे निर्धारित होगी, ये भी तो सवाल है। मैं आपके साथ बैठे हुए शिव अनुराग पटेरिया जी, जरा सर अपना अनुभव भी बताइए कि आप एक बंगले को 3 महीने पहले रिटायरमेंट से तैयार करवा रहे हैं किसी अधिकारी के नाम पर, क्या इतना ज्यादा रखरखाव मध्य प्रदेश की सरकार किसी और बंगलों पर भी करती है जो सीएस से साथ न जुड़ते हो? राममोहन जी, मुझे लगता है कि ऐसा होता नहीं है। मध्य प्रदेश में और भी कम से कम 200-300 IAS अफसर हैं, वो रिटायर होते हैं, उनको भी पात्रता होती है कि रिटायर होने के कुछ दिन तक दूसरे बंगले में रह सकते हैं, अपने बंगले में रह सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बात मैं कांग्रेस से चालू करूंगा, कांग्रेस हो या भाजपा हो, जब भी कोई मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का नजदीकी रिटायर्ड होता है तो उसे कोई ना कोई पद दे दिया जाता और पद के बहाने गाड़ी बंगला दिया जाता है। दिग्विजय सिंह के जमाने में शरद चंद्र बेहार थे, बाद में परशुराम साहब बने और राकेश साहनी बने, तो किसी न किसी पदों पर उनको स्थापित कर दिया गया। दरअसल सरकार भली भांति जानती है कि जो मेरा सबसे बड़ा बाबू है, जो हमारा सबसे बड़ा अफसर है, उसके हाथ में कई सूत्र हैं, कई राज हैं, तो उसको कंफर्टेबल, एक कंफर्ट जोन में रखने के लिए इस तरह की सारी कोशिशें होती हैं। और मुझे तो जिस दिन एंटोनी डिसा मुख्य सचिव बने थे, बहुत ही हैरत हुई थी, क्योंकि सबसे ज्यादा ईमानदार एक अफसर के हक मारते हुए उनको मुख्य सचिव बनाया गया था। दरअसल योग्यता से ज्यादा कई बार आपकी परिक्रमा काम आ जाती है। एक भाजपा के नेता ने एक वक्तव्य दिया था कि पराक्रम से ज्यादा परिक्रमा, तो मुझे लगता है सियासत में और नौकरशाही में भी ये होने लगा है कि अगर आप मेरे नजदीकी हैं, आप मेरे हम मिला सकते हैं, आप अगर के आपके सूत्र मेरे कुछ हाथ में हैं तो हम आपको बनाएंगे। दरअसल एंटोनी डिसा के साथ यही हुआ है। मानेगा अग्रवाल जी, क्या एक नौकर कोई नस दबाए हुए हैं क्या एंटोनी डिसा सरकार की? क्यों इतनी मेहरबान सरकार है कि 3 महीने पहले एक बंगले के रंग पे 1.5 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए और सीएस किस तरह से बने, ये स्टोरी तो सामने है ही। देखिए एंटोनी डिसा सबसे भ्रष्ट अधिकारी मध्य प्रदेश सरकार के हैं। हाउसिंग बोर्ड के टाइम पर जब ये कमिश्नर थे, इन्होंने बहुत भ्रष्टाचार किया, लोकायुक्त ने इनके ऊपर जांच बैठाई, लेकिन अभी तक उस मामले में कोई डिसीजन सरकार ने नहीं लिया, फाइल दबाकर सरकार बैठी हुई है। इसके बाद परिवहन घोटाला हुआ, व्यापक की जांच हो रही थी, परिवहन घोटाले में इनका नाम आया, लेकिन सरकार ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। इनकी पत्नी नर्मदा हॉस्पिटल के अंदर पार्टनर है और उसने शेयर ले रखे हैं। इनकम टैक्स का जब छापा पड़ा तो इस बात का इसके सबूत मिले, इसके बाद इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। सारी फाइलें मुख्यमंत्री के पास हैं। मुख्यमंत्री जब ये इधर उधर देखते हैं तो मुख्यमंत्री उनके सामने फाइल रख लेते हैं और उनसे गलत काम भी करवाते रहते हैं। तो इसलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के यस मैन बने हुए हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये ऐसा लगता है कि इससे बड़ा यस मैन मुझे ना मिला है, ना कभी भविष्य में मिलेगा। इसीलिए मध्य प्रदेश के अफसरों के ऊपर कोई लगाम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं डाल पाए और मध्य प्रदेश के अफसर जैसा चाहते हैं वैसा काम करते हैं। मध्य प्रदेश की जनता इस समय परेशान है। और वहीं देखिए आप कि जब इनके पास में बंगला ऑलरेडी है
तो उसी के बाजू में इनको दूसरा बंगला अलॉट करने की क्या जरूरत थी? और उसमें अलॉट ही नहीं किया गया, उसमें इतनी तेजी से काम चल रहा है, ऑफिशियल और अनऑफिशियल। मैं समझता हूँ अभी तक 1-1.5 करोड़ रुपए का काम अनऑफिशियल और ऑफिशियल दोनों तरीके से हो गया है। ऐसा लगता है कि या तो लेकिन मानक जी, मैं ये भी आपसे जानना चाहता हूँ, कोई बड़ा क्या ये रवायत है? ऐसी कहीं कोई परंपरा नहीं है। CS हो करीबी, उनको आप जो है उनको इस तरह से पुरस्कृत करिए, बंगले दीजिए या फिर पद दीजिए, और जब ये सरकार है तो ये अपने करीबी CS के लिए लुटाएं। ऐसी कोई रवायत नहीं है, मध्य प्रदेश में ऐसी कोई रवायत नहीं है। सिर्फ इसलिए ऑर्गेनाइज किया जाता है जिससे उनकी पोल्स न खुले और उनके भ्रष्टाचार को सारे दबे रहे, क्योंकि CS को सारी चीजें जानकारी रहती हैं और ये तो बहुत चुप्पे CS हैं। यदि इनकी प्रॉपर्टी की जांच गोवा में जाकर की जाए तो आपको लगेगा कि वाकई में इस आदमी ने कितना भ्रष्टाचार किया। यहां से 3 अफसरों का पैनल बना के गोवा भेजा जाए तो इनके भ्रष्टाचार की सारी लोपोल खुल जाएगी और ये कटघरे में खड़े हो जाएंगे। तो ये कटघरे में खड़े हो जाएंगे, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। और इस वक्त मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरुण यादव भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है अरुण जी आपका। और सबसे पहले ये खुलासा चूंकि आपने देखा, मैं आपके तजुर्बे के आधार पर आपसे सबसे पहले यही जानना चाहता हूं कि क्या किसी सरकारी अफसर को, चाहे वो मुख्य सचिव ही क्यों ना हो, रिटायरमेंट के बाद इस तरह से बंगले या फिर दूसरे फायदे दिए जा सकते हैं? आप क्या कहते हैं? बिल्कुल कोई राम जी, कोई ऐसा कानून नहीं है, कोई ऐसा लॉ नहीं देश में जहां पर रिटायर्ड आदमी को सरकार उसके रिटायरमेंट के बाद इस तरह की व्यवस्थाएं सुविधाएं उपलब्ध कराए। और ये जो व्यवस्थाएं सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, अब ये रिटायर्ड होने वाले हैं बहुत शीघ्र ही, अगले महीने का रिटायरमेंट ड्यू है, इनको फिर से एक्सटेंशन का बात सरकार कर रही है। तो मैं कहता हूं ऐसे कई अफसर है मध्य प्रदेश में जो इनसे बेहतर काम कर सकते हैं। बहुत सारे काबिल अफसर मध्य प्रदेश में हैं, उनके बारे में सरकार चिंता नहीं कर रही है। और अभी रिटायरमेंट हुआ नहीं है, उनके नए घर में करोड़ों रुपए सरकार खर्च कर रही है, उसका रेनोवेशन में करोड़ रुपए खर्च कर रही है। तो कौन से कानून के आधार पर ये सब वहां पर किया जा रहा है? कौन सा नियम है मध्य प्रदेश में जिसमें रिटायर्ड व्यक्ति के लिए इस तरह का खर्चा सरकार करेगी? तो ये जो कुछ हो रहा है इसमें सीधा सीधा प्रदेश के मुख्यमंत्री की मेहरबानी है, सरकार की मेहरबानी पर हो रहा है ये। और मैं कहता हूं डिसूजा में ऐसा क्या है जो इन पे इतनी मेहरबान सरकार है उन पर? क्योंकि इनके साथ इतनी मेहरबानी इसलिए हो रही है कि कई सारे भ्रष्टाचार जो मध्य प्रदेश में हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सरकार के साथ ये भी। अरुण जी, कई तरह के भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं, किस तरह के मामले हैं, कौन से मसले आपकी नजर में, जरा ये भी क्लियर कीजिए। उनको 1 साल का एक्सटेंशन मिलने वाला है और जब एक्सटेंशन मिलेगा, रिटायर्ड होंगे तो नए बंगले में जब जाएंगे तो वहां का रंग रौगत के लिए भी करोड़ों रुपए सरकार खर्च कर रही है। तो ये और इस व्यक्ति के खिलाफ तो अनेक प्रकरण यहाँ पर है। हाउसिंग बोर्ड के जब कमिश्नर है तब व्यापम का इशू इनके खिलाफ है। और मध्य प्रदेश में कई अधिकारी ऐसे जिनके खिलाफ लोकायुक्त की जांच लंबित है, जो सरकार जिसमें कोई संज्ञान नहीं ली, सरकार कोई काम नहीं कर रही है। तो ये तो पूरी तरह से सरकार की मेहरबानी पर यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं आपसे और जानना चाहता हूँ अरुण जी, एक चीज और ये है कि हाउसिंग बोर्ड में घोटाले के आरोप लगे, ये आपने भी जिक्र किया, दस्तावेज हमने भी देखा है। इसके पीछे आपको क्या वजह नजर आती है? आखिर क्यों सरकार को एक अफसर से इतना प्यार है, इतनी मोहब्बत सरकार क्यों बरसा रही है? देखिए, इसके बहुत स्पष्ट इसके पीछे जो कारण है कि वो सरकार के और मुख्यमंत्री के इशारे पर काम करने वाला अधिकारी है। और जब वो कमिश्नर रहे हो, चाहे व्यापम का इश्यू हो, जब लोकायुक्त की जांच उस समय आउट ऑफ टर्न जाके किसी को क्यों प्रमोट किया जा रहा है, चीफ सेक्रेटरी कैसे बनाया जा रहा है, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और अगर वो बने हैं तो वो पूरी मेहरबानी है, क्योंकि वो अपने कार्यकाल में जहां जहां भी रहे उन्होंने सरकार के साथ मिलकर बड़े बड़े काम इस तरह किए जो नहीं होने चाहिए, नियम के विरुद्ध इन्होंने काम किए, इसलिए इनको नवाजा किया। अपनी बात में एक व्यापम का भी जिक्र आप लाए। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि व्यापम एक बहुत ही गंभीर मसला है और आरटीआई से भी जो कागजात मिले हैं उसमें भी इसका जिक्र आया। फिर भी ये सवाल है कि ये बड़ी एजेंसियां, चाहे एसटीएफ का हम जिक्र कर लें, सीबीआई का जिक्र कर लें, आखिर क्यों कार्रवाई डीसा पर नहीं होती, उनसे पूछताछ भी नहीं होती? क्या लगता है आपको? देखिए, व्यापम जैसा एक महा घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ और उसमें कई सरकारी अधिकारी और राजनीतिक भाजपा की सरकार के लोग उसमें लिप्त रहे।
सीबीआई की जांच चल रही है, एसटीएफ ने कई लोगों की जांच की और ऐसे लोगों को जेल भेजा गया, अकारण जेल भेजा गया। जो अपराधी था वो खुलेआम मध्य प्रदेश में घूम रहा है और बेवजह के लोगों को जेल में डाला गया। उसी में एक ये भी है, इनके खिलाफ आरक्षकों की भर्ती में एनहेंस करने का, नंबर ऑफ सीट एनहेंस करने का इन पर आरोप है। ये व्यापम के एक आरोपी है, लेकिन इनके खिलाफ सरकार कार्रवाई नहीं करती, इनके खिलाफ सीबीआई को जांच नहीं करती, इनके खिलाफ एसटीएफ को जांच नहीं करती है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सरकार की मेहरबानी पर और विशेष रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री की मेहरबानी इन पर बड़ी है। अरुण जी, एक सवाल लेकिन आपसे भी ये रहेगा यहाँ पे कि जब सब कुछ आपकी निगाह में आप इतना साफ साफ बता रहे हैं, तो फिर क्यों कांग्रेस इस मसले को बड़े जोर शोर से नहीं उठाती? अब जब डीसा बेनकाब हैं तो कांग्रेस क्या करेगी, ये भी जरा आप बताइए। देखिए, सरकार की नीयत तो हमेशा से खराब यहां पर रही है प्रदेश में, और प्रदेश में ये प्रदेश अब भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश महाघोटालों का प्रदेश अब बन चुका है और यहाँ पर कानून व्यवस्था तो कुछ मध्य प्रदेश में है नहीं है, और इस तरह के चुनिंदा अफसर है जो सरकार की, मैं कहता हूं सरकार के गुलाम के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं, और सरकार के साथ सरकार की मिलीभगत में ये भी शामिल है, जो करप्शन हो रहा है इसमें भी ये शामिल है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरुण यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे, और इस वक्त रजनीश अग्रवाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा मैं उनके पास चल रहा। रजनीश जी बताइए। देखिए, मैं लगातार सुन रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय माननीय मानक अग्रवाल जी भी हैं, अभी अरुण यादव जी भी बोल रहे थे, और तमाम बातें जिस प्रकार के आरोप और जिस प्रकार के निर्णय सुना रहे थे, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी अगर व्यापम की जांच, उनकी खुद की भी मांग थी कि सीबीआई जांच करे, सीबीआई जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दे रही है, तो सीबीआई को डिक्टेट क्या पीसीसी करेगी? सीबीआई को डिक्टेट क्या 10 जनपद से होगा कि किसको वो सुनवाई करें, किसकी सुनवाई ना करें, कौन आरोपी है कौन नहीं है, कौन तय करेगा? ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देगा कि 10 जनपद और पीसीसी तय करेगी, या सीबीआई किसके पास जाए ना जाए इसका शेड्यूल कौन बनाएगा? मुझे लगता है ये पीसीसी तो नहीं बनाएगी, अरुण यादव जी तो नहीं बनाएंगे, 10 जनपद तो नहीं बनाएगा। दूसरी बात, ये जो बार बार सरकार से कोई साठगांठ है, सरकार से कोई साठगांठ है, भैया सरकार ने पैसा किसी व्यक्ति पे खर्च नहीं किया है। अगर सरकार ने कोई पैसा खर्च किया भी है, मुझे जानकारी नहीं है कितना किया नहीं किया, अगर कोई पैसा खर्च किया भी है तो वो सरकारी बंगले पर खर्च किया है, निजी बंगले पर या किसी व्यक्ति पर खर्च नहीं किया है। दूसरी बात, अब जब वो मुख्य सचिव के नाते डीसा साहब रिटायर हो रहे हैं, तो मुझे नहीं पता अचानक से रिटायरमेंट के समय कांग्रेस के अंदर कौन सी जागृति आ गई जो उनके अंदर तमाम आरोप लगने लगे। और आरोप नहीं, वो तो निर्णय सुना रहे हैं कि ये दोषी हैं और सरकार के कोई साठगांठ कर ली है, मुख्यमंत्री जी ने कोई साठगांठ कर ली है। तो भैया आप कहां थे? विपक्ष के नाते भी आपको संवैधानिक अधिकार हाउस के अंदर है, आपने कौन सा काम किया मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि इन सब बातों को करते हुए, मैं डीसा साहब का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, लेकिन जो बीच में जिस प्रकार का परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही है कि इसमें कोई सरकार में बैठे जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे नेता हैं, पॉइंट व्यापम को लेकर जो है किसी घोटाले में हो गई, मुझे लगता है ये कतई नहीं है। जो पॉइंट व्यापम को लेकर है कि क्यों सीबीआई और एसटीएफ ने पूछताछ नहीं की डीसा से, इसका मेरा ख्याल है कि अजय दुबे बेहतर बता पाएंगे। अजय मैं आपके पास आ रहा हूं, ये जो नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी ना ये किसी को जज मत बनाइए। इसमें पॉइंट है, इसमें पॉइंट है, मैं इसलिए आ रहा हूँ, जज मत बनाइए, इसमें पॉइंट है। रजनीश अग्रवाल जी, सुप्रीम कोर्ट बात करेगा, मसला सुन लीजिए ना, इसमें जज की बात नहीं है, जो पॉइंट है, जो डॉक्यूमेंट्स है वो तो सुनने पड़ेंगे आपको। अजय जी एक्टिविस्ट हैं, हाँ, तो उन्होंने जो जानकारी निकाली वो भी जरा सुन लीजिए ना। मेरी आप राममोहन जी, आप तीन तीन लोगों से बात सुना रहे हैं, मेरी भी थोड़ी सुन लीजिए ना। अजय जी भी बोल रहे हैं, मानक जी भाई भी बोल रहे हैं, अरुण यादव जी भी बोल रहे हैं, मेरी थोड़ी भी तो मेरी सुन लीजिए ना। तो मैं वही कह रहा हूँ, आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स में जानकारी आई, फैक्ट रखते, लॉजिक रखते, मैं वही उसी लॉजिक के लिए आपको रोक रहा हूँ 10 सेकंड के लिए। लॉजिक रखते, मैं लॉजिक आपके सामने रखने जा रहा हूँ, इसीलिए मैं रोक रहा हूँ। वो खड़ा कर रहे हैं, एक मिनट, साठगांठ है, ये भ्रष्टाचार मिलजुल के हो रहा है, कौन सा रजनीश अग्रवाल, कौन सी बात, कौन सा साठगांठ? मेरी बात तो सुन लीजिए, अपना जजमेंट ना सुनाएं।
अजय दुबे, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि जो व्यापम से जुड़ा हुआ मसला है, जो आरोप है, जरा उन्हें बताइए कि वो क्या तथ्य हैं जिनके आधार पर ये बातें कही जा रही हैं। देखिए, मैं रजनीश अग्रवाल साहब जो बोल रहे हैं, मैं मानता हूं कि एक राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी हैं तो सरकार का समर्थन करें, सत्ता में है, लेकिन अब जो मैं बोलूंगा उस बात पे यदि कोई झूठ है तो मेरी उनका चुनौती है, सार्वजनिक तौर पे कह रहा हूं कि वो उसको सच साबित करें। देखिए, नंबर 1, मिस्टर एंटोनी डिसा ने 198 से 332 परिवहन आरक्षक का पद किया था। 198 का विज्ञापन निकल गया, उसके 1 महीने के अंदर उन्होंने इंदौर में बैठक करी। मनीष श्रीवास्तव तत्कालीन परिवहन सचिव के साथ और तत्कालीन एसएस लाल जो परिवहन आयुक्त थे उनके साथ उन्होंने अचानक पद बढ़ाया। कैबिनेट ने निर्णय लिया था पहले 198 की भर्ती होगी, 332 का स्टेप बाय स्टेप करेंगे। रजनीश अग्रवाल जी, चुनौती है, कल कागज आप ले लीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट में पेश है, हाईकोर्ट में पेश है और सीबीआई श्री डिसा से पूछताछ कर रही है। परिवहन सचिव श्री मनीष श्रीवास्तव जो तत्कालीन थे उनको नोटिस जारी हुआ है। एक दूसरी बात, आपको सुन लीजिए, आप कंटेम्प्ट कर रहे हैं, आप कोर्ट की जो प्रोसीडिंग हो रही है, कोर्ट की निगरानी की जो जांच है ना, आपने जो भी बात की है सब मैं इसको बड़ी गंभीरता से देख रहा हूं। दूसरी बात, आपकी क्या मजबूरी है डिसा का समर्थन करें ना करें। दूसरी बात, किसी भी मुख्य सचिव की नियुक्ति की फाइल सार्वजनिक क्यों नहीं हो रही है? ये मामला हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है कि डिसा की फाइल सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हो, उसकी फाइल में फोल्डर गायब है। आप जाइए सरकार से पता करिए, चैलेंज दे रहा हूं आपको कि सरकार डर रही है, सरकार कह रही है गोपनीय है। अरे आप सारे पदों की नियुक्ति की फाइल सार्वजनिक करते हैं, डिसा ने ऐसा क्या किया है जो उसको सजा याफ्ता को आपने मुख्य सचिव बनाया? मध्य प्रदेश के 70 साल का जब से आजादी के बाद का भारत का इतिहास है, पहली बार सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस उसके द्वारा जो व्यक्ति रजिस्टर्ड तौर पर करप्ट है उसको आपने मुख्य सचिव बनाया है। आपको चुनौती है, इस बात को आप झूठा साबित करिए। आपको सार्वजनिक बात के लिए बुला रहा हूं। तीसरी बात, सबसे अहम बात, सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ये बैन दिया था। अरे सुनिए अग्रवाल साहब, आपको कुछ भी नहीं पता, आप केवल जोर से चिल्ला के परसेप्शन शब्द से रटे रटाए जुमले को मत अपनाइए। आपको मैं तीसरी बात बताता हूं, किसी भी चीफ सेक्रेटरी को आप रिटायरमेंट के बाद ईयरमार्क बंगले में पूरे इंडिया में कहीं एक्स्ट्रा बंगला देने की वो नहीं है। आपने एक अधिकारी को 2 बंगले कैसे दिए, कौन से नियम प्रावधान में दिए? वेबसाइट पे आपने ऑर्डर सार्वजनिक क्यों नहीं किया? हमने आरटीआई में जानकारी मांगी है, सरकार में हिम्मत है, पारदर्शिता है, सार्वजनिक कर दे। वहां पर उनकी मैडम कैसे निर्माण करवा रही है, तो आप सार्वजनिक करिए। रजनीश अग्रवाल जी, सच का सामना करिए। अजय जी ठीक है, रजनीश जी को जवाब देने दीजिए। रजनीश जी। जी देखिए, पहली बात तो भैया मैं व्यापम की जांच एजेंसी नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं। अगर किसी ने गड़बड़ की है, आपके पास में फैक्ट है, फिगर है, तो आप अरे बोलने दीजिए अजय भैया, बोलने दीजिए ना। आपने बहुत सारे सवाल खड़े किए मेरे ऊपर, मुझे बोलने दीजिए। तो ये मैं तय नहीं करूंगा, आपके पास फैक्ट सही है गलत है मैं तय नहीं करूंगा, ये जांच एजेंसी तय करेगी और जांच एजेंसी के मार्फत कोर्ट तय करेगी। आपके पास में कोई साक्ष्य है और जांच एजेंसी इंकार कर रही है लेने से, तो आपके पास में कोर्ट के दरवाजे भी खुले हैं। मुझे बोला था कि कोर्ट में ये दस्तावेज लगे हुए हैं। दोहराता हूं, दूसरी बात ये है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका करता हूं। मैं तो ठीक है ना, लेकिन केवल अरे भैया मैं बोल तो लूं, आपने बहुत बोल लिया, मैं बोल तो लूं। मुझे किसी आपके किसी तथ्य को मैं गलत या सही नहीं ठहरा रहा, इसको ठहराने का हक भी मुझे नहीं है। इसके ठहराने के जो हकदार हैं वो दूसरे लोग हैं अजय जी, आप भी जानते हो। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि केवल ये परसेप्शन मत खड़ा कीजिए कि ये फला दोषी है। अगर किसी पर आरोप है और कोई जांच एजेंसी कार्रवाई नहीं कर रही है तो भी आप कोर्ट के पास में जा सकते हैं, कोर्ट के पास में बात कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार का कि कोई साठगांठ से कोई घोटाला हो गया और सरकार और एजेंसी काम नहीं कर रहे, मुझे लगता है ये बात तो मत खड़ा कीजिए। अगर आपको लगता है कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है, कोर्ट भी सरकार को कहने से चलती है, ऐसा तो नहीं है ना भैया। प्रवीण जी। जी मैं यही कह रहा हूं जो रजनीश जी कह रहे हैं कि परसेप्शन का मसला है, लेकिन एक से जुड़ी दूसरी बात जब निकलती है और दूसरे से जुड़ी तीसरी, और वो भी एक शख्स के इर्द गिर्द, फिर तो कुछ सवाल खड़े होंगे। देखिए, अब ये मैं कहना चाहूंगा, रजनीश जी की राजनीतिक मजबूरी है और वो अपने जो ड्यूटी है उसे बहुत बखूबी निभा रहे हैं, ये बात ठीक है। लेकिन वो जो कह रहे हैं ये सिर्फ परसेप्शन नहीं है, हम कागज दिखा रहे हैं
कागज में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो दोषी है। अजय जी जो बात कह रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है कि सीबीआई ने ये जो परिवहन आरक्षक की पोस्ट बढ़ाए जाने वाले मसले को लेके परिवहन के जो कमिश्नर उनको नोटिस दिया है। उस समय डीसा साहब वहां पर थे। और भी 2-3 मामले हैं जो जिनके कागज यहां पर मौजूद है। तो यहां जजमेंट नहीं सुनाया जा रहा, उन कागजों पर जो टिप्पणियां हैं उन पर बहस हो रही है। हाँ बोलिए। टिप्पणियां सारी आपत्तिजनक है। तो जाहिर सी बात है कि उनकी भूमिका पर सवाल उठता है। रजनीश जी बता दीजिए। देखिए मैंने कहा आपसे, मैं फिर दोहराता हूं, मैं किसी को सच या गलत ठहराने वाली जांच एजेंसी नहीं हूं। ठीक है। या मैं आपके कागज प्रमाणित करने वाली भी एजेंसी नहीं हूं। आपने कोई सवाल उठाया है, वो सवालों के जवाब देने का हक डीसा साहब को है या सरकार में बैठे अधिकारी को है, या जिम्मेदार जो भी कंसर्न पर्सन हो सकते हैं उनका है। लेकिन मैं जो आप ये जो परसेप्शन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार में कोई घालमेल है, इसमें सरकार में जो राजनीतिक कार्यकर्ता बैठे उनके संरक्षण रजनीश जी घोटाला हो गया, ऐसा नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अग्रवाल साहब आप मेरी बात सुनिए। आपने 2003 में जो घोषणा पत्र जारी किया था वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध कांग्रेस सरकार के लिए आपने कहा था कि आप बिल्कुल ईमानदार सरकार लाएंगे। आप केवल एक बात का जवाब दीजिए, आप एक पदाधिकारी है, महत्वपूर्ण पद पे बैठे भाजपा पे, आप केवल ये बताइए कि आप भ्रष्टाचारी सिद्ध व्यक्ति को मुख्य सचिव बनाएंगे? आप मेरे को केवल एक बात का जवाब दीजिए, आप जनता को उसकी नियुक्ति की फाइल क्यों नहीं? आप सत्ताधारी पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी या प्रवक्ता करेगा, ये कौन तय करेगा कौन भ्रष्टाचारी है या नहीं है? ये कौन तय करेगा अजय जी की कौन भ्रष्टाचारी है या नहीं है? हम और आप दोनों नहीं कर सकते, हम आप दोनों नहीं कर सकते अजय जी। अगर कोर्ट ने कर दिया भ्रष्टाचारी है, अगर कोर्ट ने तय कर दिया भ्रष्टाचारी है, तो फिर तो आप कोर्ट के पास में जा सकते हैं। अगर सरकार कोई अत्याचार कर रही है, अनाचार कर रही है, तो तमाम एजेंसीज हैं जो सरकार को भी आदेश जारी कर सकती है, सरकार को भी आदेश जारी कर सकती है। हम और आप नहीं कर सकते, मैं और आप नहीं कर सकता कौन भ्रष्टाचारी है कौन नहीं है। अरे अग्रवाल साहब कुछ बोलना यार। हाँ 1 मिनट अजय जी, मैं आता हूँ। प्रवीण दुबे कुछ बोल रहे हैं। प्रवीण जी आइए। जी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, रजनीश जी जो बात कह रहे हैं कि वो सरकार कार्रवाई करेगी। आप इसी मध्य प्रदेश में 3 से ज्यादा आईएएस सिर्फ इसलिए हटा दिए जाते हैं कि वो फेसबुक में या ट्विटर में या सोशल मीडिया में कोई गलत कमेंट करते हैं। वो इतना आपत्तिजनक नहीं होता, सिर्फ सरकार की वर्किंग पर कमेंट होता है। तो ये कह के हटा दिया जाता है कि जो उनके लिए जो फॉर्म बना हुआ है, जिस तरह के कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका उल्लंघन है, इस बात पे हटा दिए जाते हैं। तो जब सरकार इस मसले पे हटा सकती है तो इतने बड़े बड़े मामले जो कि प्रूव्ड है एक तरह से, उसमें क्यों नहीं कार्रवाई करती? रजनीश जी इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? रजनीश जी देखिए सरकार में जिम्मेदार लोग बैठे हैं, बरसों से बैठे, उनको प्रशासनिक अनुभव भी है। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जिम्मेदार पदों पर बैठे, चाहे मंत्री हो चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, उन पर उनको हम सब लोगों को भरोसा है। और कोई गैर कानूनी अगर कोई आपको लगता है, किसी एक्टिविस्ट को लगता है या किसी पार्टी को लगता है विपक्ष के नाते, और उनको ऐसा लगता है कि सरकार अनदेखी कर रही, नहीं सुनवाई कर रही है, तो आज तक कोई मामला कोर्ट में इस तरह का तो नहीं पहुंचा कि जो किसी मामले में ये सुनवाई कर रहा हो कि फलाना अधिकारी एक दोषी पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है भ्रष्टाचार का, ये आरोपी नहीं दोषी है और उसको भ्रष्टाचारी को किसी सरकार ने प्रमोट कर रखा है या कोई पोजीशन दे रखी है, ऐसा तो कोई मामला कोर्ट में आता हूं। अजय आपके पास मेरे संज्ञान में तो नहीं है। ठीक है, एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहां पे ले रहे हैं। हम फिर से अजय दुबे आपके पास आएंगे और ये जरूर बताने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से दस्तावेज हैं जिनके आधार पर ये कहीं ना कहीं साबित हो रहा है कि उन दस्तावेजों की अनदेखी अपॉइंटमेंट के वक्त हुई और उसी फाइल का जिक्र, उसी फोल्डर का जिक्र अजय दुबे भी कर रहे हैं। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिए बेनकाब।